हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को? गुड आफ्टरनून मैम। यस मैम, आ रही। ओके, आवाज जब नहीं आए तो बता देना, ठीक है? क्योंकि हम आज कॉलेज से ले रहे हैं क्लास, तो अगर कुछ दिक्कत हो तो बता देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। वो जो लास्ट टाइम हमने आप लोग को प्रॉब्लम दिया था वो हो गया था आप लोग से? यस मैम। क्या लिया था पर्टिकुलर सोल्यूशन? मैम किस जो फॉर्म का लिया? एक मिनट मैम, एक बार सवाल दिखा दीजिए मैम, उसका आंसर में बहुत सारे सवाल थे ना। एक्चुअली अभी हम कॉलेज से रह रहे हैं तो हमारे पास खाली यही फाइल है, बाकी सारे घर में है। चलो देख लेना, लेकिन एग्जैक्टली बाकी लोग के लिए भी हम बता दे रहे, एग्जैक्टली वैसा ही सवाल उसके बाद एक क्वेश्चन में हमने उसी टाइप का कवर किया है, तो वो चेक कर लेना। बिकॉज ये सवाल में थोड़ा सा ध्यान देना था किसी चीज के लिए, तो आप दे दीजिएगा, नहीं तो आप हमें नेक्स्ट लेक्चर में बता दीजिएगा, हम उसको करवा देंगे, क्योंकि वो इसमें क्या आपको और भी चीजों में काम आएगा। ठीक है, चलिए। सो दिस वाज द टेबल फॉर द जनरेटिंग फंक्शन आपका था, हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था। एंड ये यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। तो इस प्रॉब्लम में हमने देखा था क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले z टू द पावर n से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। a का जो सबसे छोटा सबस्क्रिप्ट होता है उसको आप इक्वल टू 0 इक्वेट कर दीजिए एंड टेक द समेशन फ्रॉम दैट वैल्यू ऑफ n टू इंफिनिटी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम az से रिप्लेस कर दें तो हमें ये दोनों टर्म सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तब ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा इसके बराबर होगा। इधर से ये दोनों सबस्क्रिप्ट फर्क हैं, तो हम इन दोनों को सेम करने के लिए यहाँ से एक z का पावर निकाल ले रहे हैं, तो ये दोनों सबस्क्रिप्ट सेम हो गए। अब हम यहाँ पे n-1 की जगह n रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो ये n हो गया, ये समेशन हो गया 1 टू इंफिनिटी से। इसी तरह यहाँ सबस्क्रिप्ट फर्क है, तो z स्क्वायर बाहर निकाल लिया एंड यहाँ पे n-2 को n से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करके az का एक्सप्रेशन निकाल लिया और उससे हमने डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन को निकाल लिया। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग करते हैं, एग्जैक्टली लैपलास ट्रांसफॉर्म की तरह से है। पहले आप लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लो, f of s निकाल लो एंड देन टेक द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म द सेम वे। ओके, नेक्स्ट इज an minus 4 an minus 2 equal to 0. Again multiply both the sides by z to the power n. अब यहाँ पे सबसे छोटा सबस्क्रिप्ट क्या है? n minus 2. n minus 2 equal to 0 means n equal to 2. तो इसीलिए समेशन हमने यहाँ 2 से इंफिनिटी तक लिया है, यहाँ से भी 2 से इंफिनिटी तक लिया है। अब दिस इज इक्वल टू a of z minus a naught minus a1z, एंड इधर से एक स्टेप हमने यहाँ पे मिस कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, अगर आप z टू द पावर n से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा z टू द पावर n एंड दिस विल बी z टू द पावर n हियर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये दोनों सेम है, तो आप समेशन लेके ये कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों फर्क है, तो हम यहाँ से z स्क्वायर अगर बाहर ले लेते हैं तो n-2 रह जाता है, वो ही z स्क्वायर हमने यहाँ बाहर ले लिया है, तो ये रह जाता है an-2 z टू द पावर n-2 एंड द समेशन वैरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एंड इक्वेटेड टू 0। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं एंड इधर पे n-2 को अगर हम n से रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, n-2 को n से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी an z to the power n and this is nothing but your az, तो इसीलिए इसको हमने az रख दिया एंड 4z स्क्वायर माइनस az इक्वल टू 0। नाउ अच्छा, इसमें हम एक मिनट को, ओके, यहाँ हम a0 a1 की वैल्यूज रखना भूल गए, तो 1 minus 4z square and z square. Okay, so here your a0 is 0 and a1 is 1. ये क्वेश्चन के साथ ऐड कर लीजिए, a0 is 0 and a1 is 1.
सो ए नॉट 0 से ये टर्म चला गया और यहाँ से आपका z आ गया एंड दिस गिव्स यू az इज इक्वल टू z ओवर 1 माइनस 4z स्क्वायर। इन केस अगर ये वैल्यूज आपकी चेंज हो जाती हैं तो ये a ऑफ z का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा एंड a ऑफ z का एक्सप्रेशन अगर आपका चेंज हो जाएगा तो फिर आपका डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ विद दीज वैल्यूज ऑफ a0 एंड a1 दिस इज व्हाट यू गेट। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से में कर सकते हैं या दूसरा ऐसे ही कर सकते हैं। हमने दोनों तरीके करें, पहले बिना पार्शियल फ्रैक्शन के देख लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं z इंटू 1 माइनस 4 z स्क्वेयर टू द पावर माइनस 1। अब 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन आपको क्या होता है, समेशन एक्स टू द पावर n। अब x की जगह यहाँ पे ये है तो समेशन 4z स्क्वायर टू द पावर n ये आया। नाउ 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो 2z टू द पावर 2n और z को अगर आप अंदर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 2n इंटू z टू द पावर 2n प्लस 1। अब डिस्क्रीट an क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर n। अब यहाँ पे देखिए 2n प्लस 1 है, माने सारे ऑड टर्म्स होंगे तो 0 व्हेन n इज इवन और ऑड के लिए हो जाएगा an माइनस 1 व्हेन n इज ऑड, क्योंकि यहाँ पे an क्या है, z टू द पावर n का कोफिशिएंट, तो z टू द पावर n यहाँ पे कब आएगा, कब आएगा 2n प्लस 1 यहाँ पे है। अगर आपको इसको इक्वल टू p माइनस 1 में लिखना है सो p माइनस 1 मतलब क्या हो गया, p इज इक्वल टू 2, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एक मिनट। ओके, ऑड के लिए ही आ रहा है खाली। सो अगर हमें यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा a2n प्लस 2। सो z टू द an का सॉरी z टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा 2 टू द पावर n माइनस 1। ये आप लोग करके देख लीजिएगा, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे लिख के बताएं, बट दिस यू ऑलरेडी नो कि अगर a z टू द पावर 2n है तो ये इसका कोफिशिएंट an प्लस a2n प्लस 1 होगा। सो उसी हिसाब से आप an का कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लीजिएगा व्हेन n इज ऑड, और जब n इवन होगा तो इसका 0 होगा क्योंकि ये सारे ऑड पावर्स ऑफ z हैं। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ये आपका एक्सप्रेशन है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो यू कैन यूज पार्शियल फ्रैक्शंस। आपने पार्शियल फ्रैक्शंस यूज किया तो आपका ये एक्सप्रेशन आ गया। नाउ इन दोनों को एक्सपैंड कर लीजिए यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन। दिस इज व्हाट यू गेट फॉर द फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस आएगा, माने अल्टरनेट टर्म्स आपके प्लस और माइनस आएंगे। अब इसमें से an क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर n। इस टर्म से क्या आएगा 2 टू द पावर n, इस टर्म से क्या आएगा माइनस 2 टू द पावर n। अब जब n इवन है, अगर n इवन है तो ये माइनस प्लस में बन जाएगा तो 2n माइनस 2n विल गिव यू 0, सो यू हैव 0। व्हेन n इज ऑड ये दोनों ऐड हो जाएंगे एंड यू विल हैव दिस टर्म। सो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क।
ओके, नेक्स्ट इज दिस फिबोनाची सीक्वेंस. ये हम लोग बिना जनरेटिंग फंक्शन के कर चुके थे. नाउ ट्राई डूइंग दिस विद यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन. ट्राई करिए, फिर कुछ दिक्कत होगी तो फिर देखते हैं.
ओके, जनरेटिंग फंक्शन का एक्सप्रेशन निकाला है ए ऑफ जेड का। यस मैम। ओके, ये आ रहा है, चेक करो। ए जेड इज इक्वल टू 1/z माइनस जेड यस मैम, स्क्वायर। यही है मैम। ओके, अब देखिए इधर पे सिंपल रूट्स नहीं निकलेंगे, सो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके दो रूट्स निकले, तो प्लस साइन को आप अल्फा ले लीजिए एंड नेगेटिव साइन को आप बीटा ले लीजिए। मतलब रूट में जो मिडिल साइन प्लस है उसको अल्फा से डिनोट कर दीजिए, जो नेगेटिव है उसको बीटा से कर लीजिए, एंड देन 1/अल्फा इज निकाल लीजिए एंड 1/बीटा निकाल लीजिए। सो दिस इज व्हाट यू विल हैव। अब ए ऑफ जेड में ये तो खैर आपको बाद में पता चलेगा ये निकालना या नहीं निकालना, बट क्योंकि हमें पता था इसलिए हमने पहले इधर पे पहले निकाल के रख दिया। ओके, नाउ दिस आई कैन राइट एज, अगर हम माइनस साइन ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा z² प्लस z माइनस 1। नाउ इसके अल्फा बीटा दो रूट्स हैं, सो आई कैन राइट एज z माइनस अल्फा इंटू z माइनस बीटा, एंड व्हेन यू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शंस दिस इज व्हाट यू गेट। अब हमने यहाँ से माइनस बीटा बाहर ले लिया और यहाँ से माइनस अल्फा बाहर ले लिया, तो ये आ गया 1 माइनस जेड बाई बीटा टू द पावर माइनस 1, एंड दिस विल बी 1 माइनस जेड टू द पावर अल्फा टू द पावर माइनस 1। अब देखिए माइनस अल्फा बाहर लिया तो ये जो माइनस साइन था प्लस हो गया, माइनस बीटा बाहर लिया तो इधर प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया। नाउ व्हेन यू यूज बायनॉमियल एक्सपेंशन दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू गेट। और इधर से बीटा को अंदर ले लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में बीटा का पावर इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ से अल्फा को ले लेंगे तो डिनोमिनेटर में अल्फा का पावर इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये आया 1/बीटा टू द पावर r प्लस 1। 1/बीटा की क्या वैल्यू, 1 माइनस रूट 5/2, तो ये आपने यहाँ पे 1 माइनस रूट 5/2 टू द पावर r प्लस 1, और ये z टू द पावर आपने ऐसे लिख दिया। इसी तरह z टू द पावर r ऐसे लिख दिया। 1 ओवर अल्फा टू द पावर r प्लस 1 के लिए हमने ये एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करके ये आ गया 1 प्लस रूट 5/2 टू द पावर r प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए, ए आर का कोफिशिएंट, ए आर दैट इज कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r। इधर से z टू द पावर r का कोफिशिएंट विद अ नेगेटिव साइन इनटू दिस वन, और इधर से क्या आएगा, यहाँ z टू द पावर r का कोफिशिएंट, रुक जाओ कहीं कुछ गड़बड़ कर दी हमने, ये नेगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, एंड दिस विल बी नेगेटिव। दिस इज ओके, सो नाउ दिस इज ओके, सो ये आपका ये आ जाएगा। So this is the solution to the Fibonacci sequence। और ये आप चाहें तो जो हम लोग ने मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट किया है उससे भी आप निकालेंगे तो आपका यही आंसर उसका आएगा। ओके, अभी तक जो हमने प्रॉब्लम किए थे ये वाला किया था, सी इट वाज अ होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन, दिस वाज अ होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन, राइट हैंड साइड वाज 0, एंड दिस वाज आल्सो होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन जिसमें राइट हैंड साइड हमारी 0 थी। अब ये जो है इसमें देखिए हमारा राइट हैंड साइड 0 नहीं है, सो दिस इज अ नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन। मेथड इज एग्जैक्टली सेम एज जो हम पहले कर रहे थे, बस अब इसमें राइट हैंड साइड वाला टर्म भी हम लेके चलेंगे। सो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय z टू द पावर r। अब देखिए यहाँ पे सबसे स्मॉल सबस्क्रिप्ट क्या है, r माइनस 2, सो द सम फ्रॉम ऑफ r विल गो फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, तो सब जगह हमने z टू द पावर r से मल्टीप्लाई कर दिया और समेशन ले गए 2 से इंफिनिटी तक। अगेन द सेम थिंग, इधर पे दोनों कोफिशिएंट सेम है तो इसको हम az से रिप्लेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी सबट्रैक्ट दीस टू टर्म्स, सो वी डिड दैट। इधर z टू द पावर r का कोफिशिएंट फर्क है, तो एक z आप यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, ये r माइनस 1 आ जाएगा। अब r माइनस 1 आ जाएगा, r माइनस 1 को r से रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 टू इंफिनिटी, सो 1 टू इंफिनिटी है इसलिए ये हो जाएगा az माइनस a नॉट।
इसी तरह यहाँ से z स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे एंड रिप्लेस r माइनस 2 बाई r, सो दिस इज व्हाट यू विल गेट। इधर पे भी 2 to infinity है एंड 2z to the power r, इसको हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे a0 की वैल्यू आप 2 रख दीजिए, a1 की वैल्यू 1 रख दीजिए एंड सिंप्लीफाई द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज व्हाट यू विल गेट। राइट हैंड साइड पे अगर हम आ जाएं, अब राइट हैंड साइड में अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो आप देखेंगे 2 स्क्वायर z स्क्वायर हर टर्म में कॉमन है, तो उसको अगर हम बाहर ले लेते हैं 2z होल स्क्वायर को, तो ये जो समेशन है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है 0 से इंफिनिटी 2z टू द पावर r को। सो 2z स्क्वायर क्या हो गया 4z स्क्वायर, जिसको हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। अब ये किसका एक्सपेंशन है, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ 1 over 1 minus 2z, तो इसको हमने 1 minus 2z यहाँ पे लिख दिया और ये 1/4 आ जाए तो ये 4 से कैंसिल हो गया, सो दिस इज व्हाट यू हैव। तो बेसिकली हमने राइट हैंड साइड में क्या किया, ये जो 2 to infinity वाला समेशन है इसमें हमने देखा हर टर्म में 2 स्क्वायर z स्क्वायर कॉमन है, तो हमने 2 स्क्वायर z स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो बाकी जो सीरीज बची वो हमारी इस फॉर्म में आ गई और दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ 1 over 1 minus 2z, तो वो लिख दिया एंड ये 4 से 4 कैंसिल करके दिस इज व्हाट वी हैव। अब ये टर्म्स को हम राइट हैंड साइड ले गए तो ये हो गया +2 एंड दिस विल बी +3z एंड देन डिवाइड बाय दिस कोफिशिएंट, तो ये हमारा ये आ गया। इसको हमने फैक्टर्ड फॉर्म में रख दिया, इसका फैक्टराइजेशन यू नो इज नथिंग बट z minus 1 का होल स्क्वायर। सो z minus 1 का होल स्क्वायर इधर, z minus 1 का होल स्क्वायर ये है, यहाँ पे z minus 1 का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली यू नो 1 minus z का होल स्क्वायर इज सेम एज z minus z minus 1 का होल स्क्वायर इज सेम एज 1 minus z का होल स्क्वायर, सो इट्स वन एंड द सेम थिंग। खाली ये हमने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है जनरेटिंग फंक्शन के लिए हमें इसी फॉर्म में चाहिए, अगर आप डायरेक्ट यूज कर रहे हो फॉर्मूला तो भी, और बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए भी हमें इसी फॉर्म में चाहिए। तो इसको अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिग्री 3 है, न्यूमरेटर में डिग्री 2 है, सो आई कैन यूज पार्शियल फ्रैक्शन। ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके हमारा ये आ गया, ये दो टर्म हमने वैसे लिख लिए। अब ओके ये दोनों टर्म को हमने कंबाइन कर लिया तो ये +1 over 1 minus z स्क्वायर आ गया, पहला और आखिरी टर्म वैसा का वैसे रहा। नाउ मेक यूज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो इसका ये आ गया, इसका ये आ गया और इसका ये आ गया। इसका एक्सपेंशन हमने आपको बताया था क्या होता है, 1 minus z to the power -2, this is equal to 1 plus 2z plus 3z square and so on। So अब देखिए यहाँ पे z का पावर 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे z का पावर 2 है तो यहाँ पे 3 है, इसीलिए यहाँ z का पावर r है तो यहाँ पे r+1 है एंड द सेम थिंग ओवर हियर। सो ये आ गया। नाउ AR इज कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r, तो यहाँ से आ गया 2 टू द पावर r, यहाँ से आ गया r+1, यहाँ से आ गया, अब देखिए यहाँ पे भी r+1 है क्योंकि एक r तो आपका यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, तो a टू द पावर r का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3r, and then when you simplify you get 2 to the power r minus 2r plus 1। सो मेथड में कोई फर्क नहीं है, खाली एक आपका एक्स्ट्रा टर्म का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा राइट हैंड साइड से, बिकॉज दिस इज नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन।
अब ये जो डिफरेंस इक्वेशन के जितने हमने सोल्यूशन किए हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल यूज में कैसे आ सकते हैं, लेट्स सी some examples of that. Now use generating function to determine 8 identical balls to be distributed among 3 children if each child receives at least 2 balls and at most 4 balls. माने हमें फाइंड करना है अगर 3 बच्चे हैं तो हर बच्चे को कितनी बॉल्स मिलेंगी अगर हर बच्चे को कम से कम 2 बॉल दी जाए और ज्यादा से ज्यादा 4 बॉल दी जाए. And total number of balls is 8 and the balls are identical so you cannot distinguish between the 2 balls. तो अब हम उसमें करते हैं, let we say C1, C2, C3 are 3 children जिनके बीच में हमें 8 identical balls डिस्ट्रीब्यूट करनी है. तो C1 के पास जितनी बॉल्स होंगी प्लस C2 के पास जितनी बॉल्स होंगी प्लस C3 के पास जितनी बॉल्स होंगी दैट इज इक्वल टू 8. अब क्या है, each child receives at least 2 balls. So Ci should be greater than equal to 2. माने C1 की वैल्यू 2 ये 2 से ज्यादा होगी, इसी तरह C2 की वैल्यू 2 से ये 2 से ज्यादा होगी, C3 की वैल्यू भी 2 ये 2 से ज्यादा होगी. एटलीस्ट 2 बॉल्स जैसा प्रोबेबिलिटी में करते थे ना, एटलीस्ट 2 बॉल्स, एट मोस्ट 2 बॉल्स, द सेम थिंग है. एटलीस्ट मींस कम से कम 2 बॉल्स, सो 2 ये 2 से ज्यादा. एंड एट मोस्ट 4 बॉल्स माने ज्यादा से ज्यादा उनको 4 बॉल मिल सकती है. इसीलिए यहाँ हमने लिख दिया है Ci varies between 2 and 4. I takes the value 1, 2, 3. And obviously यहाँ तो children है तो इसलिए it could be 1 child or 2 children or 3 children. Otherwise also क्योंकि हम discrete numeric function पढ़ रहे हैं, ये जहाँ जहाँ आप generating function देखें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि I की जो values होंगी वो discrete ही होंगी. Now अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने C1 को 2 बॉल्स दे दी, ठीक है. अब हमारे के पास क्या बची, 6 बॉल्स बची. हमने C2 को 2 दे दी और C3 को हमने 4 दे दी. ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया. दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 2 + 4 + 2. तीसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो गया, पहले को 2 ही रहने दी, बाकी दोनों को 3-3 दे दी. अब देखिए 2 से कम तो हम दे नहीं सकते, इसलिए 2 तो देनी पड़ेंगे एटलीस्ट 2 बॉल्स. 4 से ज्यादा नहीं दे सकते, इसलिए 4 तो कम से कम देनी पड़ेंगी. तो इसीलिए उसको दायरे में रखते हुए ये एक हमारा हो गया. इसी तरह C2 को कांस्टेंट रखते हुए आप C1, C3 का कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं. सो अभी ये तो 8 है तो चलिए आप हाथ से निकाल सकते हैं. अगर ज्यादा हो जाए तो फिर इस तरह से करने में प्रॉब्लम आती है. सो फॉर दैट वी यूज जनरेटिंग फंक्शन. अब जैसे हमने 8 में से 2 बॉल C1 को असाइन कर दी. अब हमने C1 कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 2 and 4. तो अगर C1 को हमने 2 बॉल असाइन करी तो हमने उसको x² से डिनोट कर दिया. C1 को अगर हमने 3 बॉल्स असाइन करी तो x3 से डिनोट कर दिया. C1 को अगर हमने 4 बॉल्स असाइन करी तो हमने उसको x⁴ से असाइन कर दिया. अब आप देखिए हम C1 को 2 बॉल दे सकते हैं और आई कैन गिव देम 3 बॉल्स और आई कैन गिव हिम 4 बॉल्स. और आ रहा है दैट मीन्स सम. आपको अगर आप याद करें हम लोग जब लॉजिक पढ़ रहे थे, so the sum was denoted by or was denoted by either this sign or with this sign. पहले हमने इसे यूज किया था प्रिंसिपल उसमें जब हम लोग कन्वर्जन कर रहे थे प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म टू डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. तो उसमें जब सम और प्रोडक्ट आ रहा था तो हमने सम को प्लस से डिनोट किया था. तो इसीलिए हम इधर प्लस से, बिकॉज आप C1 को 2 बॉल्स दे सकते हो, ये 3 बॉल्स दे सकते हो, ये 4 बॉल्स दे सकते हो. तो इसीलिए और आ रहा है तो इसको हमने प्लस से डिनोट कर दिया. द सेम थिंग होल्ड्स फॉर C2 एज वेल एज C3. तो हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं. तो C1 की पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय C2 की पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय C3 की पॉसिबिलिटीज, ये हमने ले ली. अब इसमें से तो ये हो गया हमारा जनरेटिंग फंक्शन. अब हमें कितनी बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 8. तो अब हम इसमें से ये जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन है कंप्लीट, इसमें से हम कोफिशिएंट ऑफ x⁴ का कोफिशिएंट देख लेंगे. जो भी x⁴ का कोफिशिएंट होगा वो ही हमारा आंसर हो जाएगा. क्योंकि ये देखिए, क्योंकि अब देखिए x1 को 2 दी, C1 को 2 दी, C2 को 2 दी एंड देन C3 को 4 दी, तो हमारा x⁴ 8 हो गया. इसी और इसका सम भी 8 आ रहा है.
इसी तरह अगर इसको आप 3 देते हो, इसको 3 देते हो 6 हो गया, और इसको 2 देते हो तो 8 हो जाएगा। तो वो भी हमारा x to the power 8 ही दे रहा है। और ये हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एक्सपोनेंट्स को ऐड करके आंसर निकालना ज्यादा आसान होता है, बजाय कि अगर आप इसको जैसे हमने ये 3 किया है, इसको सेपरेटली सेपरेटली करते जाओ। कम बॉल्स हैं तो आप हाथ से भी कर सकते हो, अगर ज्यादा हो देन हो सकता है आपसे कोई केस छूट जाए या कुछ हो। तो द बेस्ट थिंग इज आप इस दायरे में रहते हुए आप इसको इस ढंग से लिख लो, और जितने भी चिल्ड्रन हैं उतने ही ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन फाइंड। ओके, सो ये ले लिया। अब देखिए इधर से एक्स स्क्वायर, इधर से एक्स स्क्वायर, इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स टू द पावर 6 हमारा कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। नाउ दिस इज जीपी, जीपी का सम हमारा ये हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस एक्स, और यहाँ टू द पावर 3 है तो हमने टू द पावर 3 लगा दिया। नाउ डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में ले आए टू द पावर -3, एंड इसका जो एक्सपेंशन होता है वो ये होता है, तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया है। सो इससे हम r, जब आप r इक्वल टू 2 पुट करोगे, जब r आपने यहाँ पे 2 पुट किया, ओके, ये x टू द पावर 6 हो गया। इधर जब आप एक्सपैंड करोगे, यहाँ पे पहला टर्म 1 आएगा, दूसरा टर्म क्या आएगा, दूसरा टर्म आएगा जिसमें x टू द पावर आपका 9, कम से कम आपका 3 x टू द पावर 9 हो जाएगा। तो इधर से दूसरे टर्म से कुछ कॉम्बिनेशन कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, खाली इधर से क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, 1 का। तो x टू द पावर 6 into 1 gives you x to the power 6। तो मतलब अब इस टर्म से आपको x स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन चाहिए, x स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन चाहिए, माने आप r इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। जब आपने r इक्वल टू 2 पुट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 6। सो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 is 6, दैट मींस द बॉल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 6 वेज। देखिए 3 तो एक C1 के लिए हमने आपको बताया था, इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, आपके पास खाली 3 पॉसिबल वेज और होंगे जिसमें आप ये क्राइटेरिया, मतलब ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दीजिए। सो दिस इज हाउ जनरेटिंग फंक्शन कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स आल्सो। जैसे इस केस में हमने किया, 3 चिल्ड्रन थे तो तीनों का सम मिला के 8 कर दिया, क्योंकि हमें 8 बॉल्स करनी थी। CI के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे वो हमने कर दिए। अब पहले बच्चे को आप 2 बॉल दे सकते हैं तो उसको हमने x स्क्वायर से डिनोट कर दिया, या 3 बॉल दे सकते हैं तो उसको x क्यूब से कर दिया, या 4 बॉल दे सकते हैं तो उसको हमने x टू द पावर 4 से कर दिया। 4 से ज्यादा बॉल नहीं दे सकते, 2 से कम नहीं दे सकते, तो यहाँ ये हमारा खत्म हो गया। अब ये तो हो गया फर्स्ट चाइल्ड को आप जिस हिसाब से दे सकते हो, और है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। इस तरह से सेकंड चाइल्ड का ये आ गया, थर्ड चाइल्ड का ये आ गया। अब जब आप इन तीनों चाइल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तभी आपका ये 8 आएगा। तो फर्स्ट चाइल्ड की पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड चाइल्ड की पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय थर्ड चाइल्ड की पॉसिबिलिटीज will give you the complete answer, and this is nothing but your generating function. अब ये मिला के 8 होना चाहिए, इसलिए we find a coefficient of x to the power 8 from this expression, that comes out to be 6. So the balls can be distributed in 6 ways among 3 children, so that this restriction is satisfied, and the number of and the sum of balls come is 8. एक बार देख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस में पूछ लीजिए। तो ये तो हमारा स्पेसिफिक केस था जहां पे ये जो CI कंडीशन थी ये हर चाइल्ड पे सेम थी, बट ये कंडीशन इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट CIs। तो वो हम देखेंगे आगे के प्रॉब्लम में वो कैसे डील करेंगे। Okay, now let's come to next question. Find generating function and hence find the number of integral solution of x plus y plus z equal to 7
if x takes the value 0, 1 and 3, y takes any values between 0 and 3 both included, and z takes the value 4 and 6. अब देखिए x plus y plus z equal to 7 is same as c1 plus c2 plus c3 equal to 8. फर्क कहाँ आ रहा है? इस कंडीशन में. इसमें क्या है, ये c1 c2 c3 पे सेम कंडीशन थी, इसमें तीनों में ही फर्क है. तो अब x क्या वैल्यू ले सकता है? 0 ले सकता है, या 1 ले सकता है, या 3 ले सकता है. तो x to the power 0 और x to the power 1 और x to the power 3 एंड और है तो सबको हमने ऐड कर दिया. इसी तरह y क्या आएगा? x to the power 0, x to the power 1, x to the power 2 एंड x to the power 3. सो ये आ गया. एंड z का क्या आएगा? x to the power 4 प्लस x to the power 6. देखिए ये x और ये x सेम नहीं है. जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने c1 c2 c3 यहाँ डिनोट किया था और यहाँ पे x डिनोट किया था. तो c1 can take 2 balls is denoted by x square. इधर भी y can take the value say 2 is denoted by y square. तो ये x सेम नहीं है. हम जनरेटिंग फंक्शन का में जिस जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसको हम ले रहे हैं. सो दिस इज योर जनरेटिंग फंक्शन. अब यहाँ पे आपका देखिए, सो देखिए यहाँ पे x की 3 वैल्यूज लिख दी, y की हमारी 4 वैल्यूज आएंगी वो लिख दी, और z की 2 वैल्यूज आएंगी वो लिख दी. Now x plus y plus z is equal to 7. That means you have to check the coefficient of x to the power 7. अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x to the power 4 आपका यहाँ से आप x to the power 4 बाहर निकाल लेंगे तो ये x to the power 4 आ गया. बाकी ये x to the power 4 आ गया, माने इन सब को मिला के आपको x क्यूब का कोफिशिएंट इधर से निकालना है. सो x क्यूब का कोफिशिएंट, अब देखिए x क्यूब कैसे आएगा? आप इस टर्म को 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ गया. ये x क्यूब को आप 1 इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया. इसके इधर से x और x क्यूब कैसे आ सकता है? x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज x क्यूब. इस तरह से सारी पॉसिबिलिटीज देख के आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3. सो द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इज 3. माने 3 different combinations of values of x, y, z you can take so that आपका x plus y plus z का सम 7 हो जाएगा. अब यहाँ पे एक चीज हमने यूज करी थी, ये वाला फॉर्मूला. ये वाला फॉर्मूला हम आपको भी नेक्स्ट प्रॉब्लम में करवा देते हैं. कैसे करते हैं? सो दैट यू कैन यूज whenever you require. Using generating function, show that combination of n objects taking r at a time with repetition is c n plus r minus 1 comma r. Okay, each object can be selected as many times as you wish. क्योंकि repetition is allowed, so the generating function will be this. X takes the value 0, X takes the value 1, X takes the value 2 and so on. जितनी बार आपको रिपीट करना है उतना आप कर लीजिए. और n ऑब्जेक्ट्स हैं इसलिए टू द पावर n. हर ऑब्जेक्ट वैल्यू 0 बार उस ऑब्जेक्ट को आप ले सकते हैं. आप उस ऑब्जेक्ट को एक बार ले सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को 2 बार ले सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को 3 बार ले सकते हो. इस तरह से हर ऑब्जेक्ट के लिए ये ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन बनेगा. और क्योंकि n ऑब्जेक्ट्स हैं तो टू द पावर हम इसको n कर देंगे, where this denotes number of times an object is selected. Now this is nothing but expansion of 1 minus x to the power minus n. या अगर आप n हटा दे तो ये ब्रैकेट का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 1 minus x to the power minus 1 और to the power n is minus n. Now taking r at a time, so coefficient of x to the power r इसमें क्या हो जाएगा? minus 1 to the power r minus n minus 1 up to minus n minus r minus 1, जिसको खोलेंगे तो minus r plus 1 हो जाएगा over r factorial. अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज व्हाट यू विल हैव. अब हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये देखिए, ये जो एक्सप्रेशन था इसको हमने ऊपर नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब ये जो न्यूमरेटर हो जाएगा ये हो जाएगा n प्लस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा?
r factorial into n minus r factorial, and which is nothing but c of n plus r minus 1 कॉमा r, ये जो हमें प्रूव करना था। एंड सो दिस प्रूव द रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आप एक याद रख लीजिएगा, ये याद रखेंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली आपका आ ही जाएगा। तो व्हेनेवर, जैसे इस केस में तो हम देख के एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो हमने ले लिया। और इधर पे जैसे हमें इसकी जरूरत पड़ी थी तो हमने r इक्वल टू 2 पुट करके इसको ले लिया था। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। और इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन इस तरह भी कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन दिस वन। तो ये आपका जनरेटिंग फंक्शन है, दिस इज 3 ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, इसलिए टू द पावर 3 है। अब कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10, एक तो तरीका, मतलब आपने इस तरह से लिख लिया। अब दिस कैन बी रिप्लेस बाय दिस, सो उसलिए आप x टू द पावर 10 चाहिए तो आप r इक्वल टू 2 रखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। देखिए ये जनरेटिंग फंक्शन इसका है और ये जनरेटिंग फंक्शन इसका है। तो यहाँ -n है, यहाँ -3 है, तो यहाँ n है तो यहाँ 3 आ गया। r -1 वो ही रहेगा एंड रेस्ट इज सेम। सो x टू द पावर 10 कैसा आएगा? तो व्हेन यू पुट r इक्वल टू 2, सो दिस इज व्हाट यू विल हैव 6। और आप इसको दूसरे ढंग से भी करके, मैनुअली भी करके आप ट्राई करें तो आप चेक कर लेंगे, दिस विल बी 6 ओनली। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। अगर अभी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। Okay, that's all for today then. Thank you, ma'am. Welcome.